हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिग लर्निंग पे स्वागत है करंट अफेयर्स की क्लास में। तो जैसे कि हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, उसके बाद हम एक राज्यों पे चर्चा करते हैं। तो आइए आज की क्लास का हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो कौन सा राज्य हाल ही में सतर्कता अधिकारियों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण हाल ही में सतर्कता अधिकारियों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? तो ये लेह में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार आजीविका कार्य योजना को प्रारंभ किया है? तो आजीविका कार्य योजना का प्रारंभ करने वाला जो राज्य है वो आपका उड़ीसा राज्य है, जो दक्षिण भारत का एक राज्य है। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने शराब बनाने को वैध करने का फैसला किया है? शराब बनाने को, तो ये जो राज्य है ये आपका मणिपुर है, जो पूर्वोत्तर का एक राज्य है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया गया। इस बिल को धर्मांतरण विरोधी बिल, एंटी कन्वर्जन बिल के नाम से भी जाना जाता है। किस राज्य के द्वारा पारित किया गया है? तो इस बिल को कर्नाटक राज्य के द्वारा पारित किया गया है। अभी हम लोग कर्नाटक राज्य के बारे में बहुत सी चीज़ों को हम देखने वाले हैं, इससे संबंधित और क्या तथ्य हो सकते हैं। तो आज हम विस्तार से कर्नाटक राज्य पे आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहली फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो आपका मणिपुर और इम्फाल सिटी में किया गया है। हाल ही में आईसीसी T20 अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन खिलाड़ी शीर्ष पे रहा है? आईसीसी T20 में तो मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं वो अभी फर्स्ट रैंक पर आईसीसी T20 वर्ल्ड उसमें हैं। हाल ही में विश्व राइनो दिवस कब आयोजित किया जाता है, किस तारीख को? तो 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस के लिए 22 तारीख को मनाया जाता है। उसके बाद हाल ही में एशिया डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी बैंक जो है ने 2022-23 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो 7% रहने का अनुमान किसके द्वारा लगाया गया है? जो एशियन डेवलपमेंट यानी एडीबी बैंक के द्वारा 2022-23 के लिए भारतीय की जो ग्रोथ रेट होगी जीडीपी की, उसका अनुमान लगाया है 7%। हाल ही में इसरो ने हाइब्रिड मोटर का सफल प्रशिक्षण कहाँ किया गया है? तो ये आपके महेंद्रगिरी तमिलनाडु में किया गया है। उसके बाद हाल ही में उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार को जीता है? तो ऐसा कारनामा करने वाला अपना खुद यानी कि इंडिया है, भारत देश है जो ये पुरस्कार जीता है। उसके बाद हाल ही में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ अधिसूचित किया जा रहा है? तो ये आपके तमिलनाडु राज्य में इसको पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व अधिसूचित करने के विषय पर बातचीत चल रही है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने बैंक ऑफ बड़ौदा यानी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, बैंक ऑफ बड़ौदा और किस बैंक के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षर किया है? तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा है और उसी एचडीएफसी बैंक के साथ, यानी दो बैंकों के साथ डिफेंस मिनिस्टर ने एमओयू साइन किया है।
उसके बाद हाल ही में प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एनसीसी ने किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है या समझौता किया है? तो आपका ये यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी के द्वारा ऐसा समझौता किया गया है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना किस मंत्रालय के अधीन क्रियान्वित किया जा रहा है? तो ऐसा करने वाला जो मंत्रालय है वो आपका खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की अवधि क्या है? तो इसकी अवधि जो है 5 वर्ष यानी कि 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए ऐसा किया गया है। हाल ही में कौन नॉर्थ चैनल पार करने वाले एशिया के पहले, ये एशिया के भी पहले हैं और भारत के भी पहले हैं, तो इनका क्या नाम है? तो ये सत्येंद्र सिंह लोहिया के द्वारा किया गया है। ये आपके कहाँ से? एमपी राज्य से संबंधित हैं। चर्चा में रहा हेमकोश शब्द किस भाषा का है? तो हेमकोश जो शब्द है वो आपके असमिया से यानी असम राज्य से लिया गया है। 22 सितंबर 2022 को नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट वेसल्स INS निस्तार और INS निपुण कहाँ पर लॉन्च किया है? तो ये आपके विशाखापट्टनम में किया गया है, लॉन्च किया गया है। कौन से? INS निपुण INS निस्तार। अक्सर चर्चा में रहने वाला अंबेडकर सर्किट कौन सा एक स्थान उसमें शामिल नहीं है जो अंबेडकर सर्किट में है? तो इसमें 3 स्थान जो आप मैप में देख पा रहे होंगे, जो महू है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या है? वो जन्मभूमि है। और चैत्र भूमि उनकी क्या है? तो चैत्र भूमि है उनकी मुंबई, और जो वहाँ उनका महापरिनिवार भूमि है वो दिल्ली में है, और दीक्षा भूमि जो है वो नागपुर। तो ये 4 राज्य जो हैं वो अंबेडकर सर्किट से संबंधित हैं। तो इसमें 3 राज्य दिए गए हैं, लेकिन जो चौथा राज्य है वो भोपाल है। यही ऑप्शन नहीं होगा, अंबेडकर सर्किट से इसका कोई लेना देना नहीं है। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने की बात या कहाँ पे घोषणा की गई है? तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो राजस्थान राज्य में अमेजॉन कंपनी के द्वारा अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाने की बात की जा रही है। 21 सितंबर 2022 को REC को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। अब भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो इसको शामिल होने के बाद टोटल कंपनियों की जो संख्या हो गई है वो टोटल 12 कर दी गई है। वो 12 कंपनी कौन कौन सी है उस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। तो जो पहली कंपनी है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है दूसरी, और कोल इंडिया लिमिटेड तीसरी कंपनी है, चौथी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और उसके बाद फिर गेल इंडिया लिमिटेड, फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसके बाद फिर NTPC है, ONGC है, उसके बाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जिसे हम सेल के नाम से जानते हैं, उसके बाद फिर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उसके बाद फिर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है, और जो अभी
लेटेस्ट में शामिल की गई है REC, ये 12वीं कंपनी महारत्न कंपनी के रूप में इसको शामिल किया गया है। उसके बाद फिर उच्चतम न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में, जो भारतीय ओलंपिक संघ है उसके संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल तैयार करने के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो वो जो जज हैं न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव को इस चीज के लिए अपॉइंट किया गया है। हाल ही में भारत और अमेरिका के तटरक्षक बलों ने कहां पर संयुक्त एक्सरसाइज अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ये चेन्नई सिटी में इसका आयोजन किया गया है। किस देश ने UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल प्रोग्राम पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये ऐसा करने वाला अपना भारत है जो इस पुरस्कार को जीता है। फिर आज के हमारा जो क्वेश्चन आंसर का सेशन था उसको वो समाप्त हो गया। अब हम जिन राज्यों पे आपसे चर्चा कर रहे हैं द्विसदनीय राज्य पे, हम भारत के सभी राज्यों या जो भी यूटी हैं, जैसे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन पे हम बारी बारी से चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अभी हम उन राज्यों पे चर्चा कर रहे हैं जो जहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था है। तो उन द्विसदनीय व्यवस्था में हमने किन किन राज्यों पे चर्चा की है? तो जैसे कि हमने पहले आपको तेलंगाना के बारे में आपसे बातचीत कर चुके हैं, फिर महाराष्ट्र के बारे में, उसके बाद फिर हम यूपी के बारे में आपसे चर्चा कर चुके हैं और बिहार के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं आपसे, और जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य है उस पे भी हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। यानी कि इन 5 राज्यों पे हम आपसे पहले चर्चा कर चुके हैं। आज जिन छठे द्विसदनीय व्यवस्था वाले राज्यों पे हम आपसे चर्चा करने वाले हैं वो कौन सा राज्य है? वो आपका कर्नाटक राज्य है। तो कर्नाटक राज्य पे हम आपसे चर्चा करेंगे। जो भी इससे संबंधित महत्वपूर्ण हमारे क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं या इससे जो प्रमुख तथ्य हैं कर्नाटक राज्य से, वो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए जाने कर्नाटक राज्य के बारे में। तो कर्नाटक राज्य की जैसे हम पहले राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद फिर अन्य तथ्यों पे भी हम गौर करते हैं, चर्चा करते हैं। तो पहले हम कर्नाटक राज्य की राजनीतिक स्थिति के बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो वासवराव बोमई जी हैं और राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। राजभाषा यहाँ की क्या है? कन्नड़ है। राजधानी क्या है? बेंगलोर है। और विधानमंडल का जो स्वरूप है वो द्विसदनीय व्यवस्था वाला स्वरूप है। द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब यह है कि यहाँ पे विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। तो विधान परिषद में टोटल यहाँ पे 75 सीटें हैं और विधानसभा में टोटल 225 सीटें यहाँ पर हैं। और भारतीय संसद, जो भारतीय संसदीय क्षेत्र हैं उसमें यहाँ पे कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की कुल 12 सीटें हैं और लोकसभा की 28 सीटें इस राज्य के लिए नियुक्त की गई हैं। अन्य घटनाक्रमों पे हम चर्चा करते हैं। तो सीमा साझा करने वाले, कर्नाटक राज्य से सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं उन पे हम गौर करते हैं। तो जैसे आप मैप में भी देख रहे होंगे, तो गोवा जो राज्य है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम में जो आपका अरब सागर है, यानी भारतीय मैप में आप देख रहे हैं ये आपका पूर्वी साइड हुआ और ये आपका पश्चिमी साइड। तो पश्चिमी साइड में जैसे
ये आपका अरब सागर का मैप आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा। अरब सागर की जो स्थिति है वो भारत के पश्चिम में है। तो कौन कौन से राज्य इससे सीमा साझा कर रहे हैं, तो जैसे कि आप देख रहे हैं गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद फिर तमिलनाडु, उसके बाद केरल, ये राज्य जो हैं वो आपसे सीमा साझा कर रहे हैं। कितने राज्य हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 राज्य और प्लस अरब सागर किससे? कर्नाटक राज्य से अपनी बाउंड्री साझा कर रहे हैं। और इससे संबंधित क्या तथ्य हैं उसको भी हम देख लेते हैं। तो जल विद्युत कारखाना जो है, तो इसमें 3 मुख्यतः जल विद्युत कारखाने भी लगे गए हैं। तो शरावती जल विद्युत कारखाना है, इसको आप देख रहे होंगे मैप में। उसके बाद अलमट्टी डैम जल विद्युत कारखाना, उसके बाद नागझरी जल विद्युत कारखाना। तो 3 कारखाने हैं जो आपको मैप के जरिए भी दिखाई दे रहे हैं। ये 3 जल विद्युत कारखाना है आंध्र प्रदेश कर्नाटक राज्य में। उसके बाद परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है, तो यहाँ पे कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगे हैं? तो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र, उसके बाद एर्म रूस जो है ताप विद्युत संयंत्र, उसके बाद बेल्लारी ताप विद्युत संयंत्र और रायचूर जो है ताप विद्युत संयंत्र, यहाँ पे ये संयंत्र लगे हुए हैं। उसके बाद बांध कौन कौन से आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं? तो किड्स राजा सागर बांध जो है वो कहाँ अवस्थित है? यहीं कर्नाटक में कावेरी नदी पर। तुंगभद्रा बांध जो है तुंगभद्रा नदी पे है। सुप्रा बांध काली नदी पे अवस्थित है। अलमट्टी बांध जो है वो आपके कृष्णा नदी पर अवस्थित है। हेमवती बांध जो है वो आपके कावेरी नदी पर अवस्थित है। ये आप उसका मैप भी देख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे झीलें कौन कौन सी प्रमुख है? तो मंडवाली जो झील है वो बेंगलुरु राज्य में स्थित है। अनागुंडी के पास पंपा सरोवर झील है। उसके बाद मैसूर में लिंगामुंडी जो है झील वो भी यहीं अवस्थित है। बेंगलुरु में पिपिकुला झील जो है वो भी यहीं पे अवस्थित है। और बेंगलुरु में नागरवारा झील जो है वो भी आपके कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। बेंगलुरु में हेसर घट्टा जो झील है वो भी आपके यहीं पर यानी कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। बेंगलुरु में बेलदूर जो झील है वो भी यहीं पे अवस्थित है। झरना जो है यहाँ का प्रमुख जोग जलप्रपात, ये आपके विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रपात आपसे पूछे गए हैं। तो ये प्रपात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंगाड झरना भी यहीं पे स्थित है, कुंचिकुल। उसके बाद कलहट्टी झरना, उसके बाद बरकाना जलप्रपात, अनचाही झरना या केप्पा झरना, ये कहाँ पे अवस्थित है? ये सब कर्नाटक राज्य में। और सिवान समुद्र जलप्रपात ये भी आपके कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। तो ये कर्नाटक राज्य के प्रमुख झरने जो हैं जो आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं वो भी इसमें हम बता दिए। उसके बाद फिर पर्यटकों के लिए आकर्षक स्थान क्या क्या हैं? जब भी आपको मौका मिले तो इन सब स्थानों पे आपको जाना चाहिए और ये सब स्थान देखने योग्य हैं। जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो भी पर्यटकों का आकर्षक बिंदु है। उसके बाद चेन्नाकौवा जो मंदिर है वो भी पर्यटकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विजया विठला मंदिर। उसके बाद हम्पी, मैसूर पैलेस, होयसल की पवित्र टुकड़ी। उसके बाद श्रीरंगपटना द्वीप समूह जो स्मारक के रूप में है वो भी आपके पर्यटक के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद यूनेस्को की विश्व धरोहर जो है वो आप देख रहे हैं कि यूनेस्को के द्वारा कर्नाटक राज्य की 2 जो साइट है उसको यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया है। पहला हम्पी जो है आप देख रहे होंगे, ये है हम्पी की तस्वीर जिसको 1986 में यूनेस्को के द्वारा इसको अपनी सूची में शामिल किया गया था। पडक्कल में स्मारकों का समूह ये दूसरी सूची है जिसको यूनेस्को के द्वारा
अपने उसमें शामिल किया गया है। उसके बाद वन्य जीव अभयारण्य क्या है जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं कर्नाटक राज्य से, तो BR हिल्स वन्य जीव अभयारण्य, ये भी आपके कर्नाटक राज्य में है। कावेरी वन्य जीव अभयारण्य और डंडेली वन्य जीव अभयारण्य। उसके बाद भद्रा वन्य जीव अभयारण्य, ये भी आपके कर्नाटक राज्य में अवस्थित हैं। और पक्षी अभयारण्य जो है वो भी गुदबी जो पक्षी अभयारण्य है वो कर्नाटक राज्य में है। मांडगड़े पक्षी अभयारण्य वो भी आपके कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। राष्ट्रीय उद्यान जो वहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं ये भी आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपके कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये भी यहीं पे कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। और अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर, राजीव गांधी और अंशी और बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। और कुंद्रेमुखी राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद फिर नागरहोल, ये सारे जो राष्ट्रीय उद्यान है यानी कि नेशनल पार्क है ये आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनकी एक झलक आप इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। वहाँ की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे परीक्षा में कि आपको दे दिया जाएगा कि ऑप्शन में कि कौन सी जनजाति कहाँ की है। तो ये जो प्रमुख 4 जनजातियाँ हैं वहाँ की, ये भी कर्नाटक राज्य की, जैसे कोली धोर जो है, गोंड जनजाति और मरती जनजाति और नैकड़ा जनजाति जो है वो आपकी कर्नाटक राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं। उसके बाद फिर नृत्य जो है आप देख रहे होंगे मैप के माध्यम से, पहले सिम्हा नृत्य, यक्षगान नृत्य और हरि कथे नृत्य। ये सिम्हा है, ये यक्षगान है, ये हरिथे है। तो आप मैप के माध्यम से भी इस नृत्य के स्वरूप को आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर प्रमुख फसलें क्या हैं यहाँ की, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो चावल यहाँ की फसलें हैं, दलहन है, गेहूं है और काफ़ी है। काफ़ी में कर्नाटक राज्य जो है वो प्रथम स्थान पे है, यानी कि सबसे ज़्यादा काफ़ी का उत्पादन जो होता है वो कर्नाटक राज्य से होता है। उसके बाद भौगोलिक संकेतक, किन किन चीज़ों को भौगोलिक संकेतक के रूप में शामिल किया गया कर्नाटक राज्य में, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेटर जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो जो वहाँ पे हस्तशिल्प जो है, हाथों से बुनाई कढ़ाई का काम बहुत अच्छे तरीके से होता है। जो मैसूर रेशम है, बिंद्रेवारे और मैसूर रोजवुड इनले और कसूती कढ़ाई, मैसूर पारंपरिक पेंटिंग जो है वो भी यहाँ की, और इलक साड़ी जो है वो मशहूर है। और मैसूर का गंजीफा कार्ड जो है वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और कर्नाटक कांस्य बेर जो है, ये सब क्या है, ये हस्तशिल्प से बनाए गए ऐसे चीज़ हैं जिनको GI टैग दिया गया है। और निर्मित जो है मैसूर की अगरबत्ती, मैसूर चंदन का तेल और मैसूर संदल का जो साबुन है इसको भी GI टैग दिया गया है। और कृषि में नंजनगुड केला जो है और मैसूर जस्मीन जो है, उसके बाद उडुपी चमेली जो है और हदगली चमेली जो है, इनको भी GI टैग कृषि के उसमें दिया गया है। उसके बाद कर्नाटक राज्य के द्वारा चालू की गई योजनाएं कौन कौन सी हैं, ये आपके परीक्षा के लिहाज से हाल फिलहाल में इसको चालू की गई है। तो ये भी योजनाएं भी जो कर्नाटक राज्य में चालू की गई उनको भी हम देख लेते हैं। तो अरुंधति और मैत्री योजना ये किससे संबंधित है, तो इस योजना के तहत, इसके तहत ब्राह्मण परिवार के दुल्हनों को वित्तीय सहायता दी जाती है, ब्राह्मण परिवार के लड़कियों को। उसके बाद आर्थिक स्पंदन योजना किससे संबंधित है, तो कोविड-19 और बाढ़ के समय लोगों की मदद करने के लिए इस योजना को चलाया गया था। तो इस योजना में उनको ऋण वितरण किया जाता है, यानी जब कोविड-19 आया था या उस वहाँ पे चूँकि बारिश ज़्यादा होती दक्षिण भारत में,
तो बाढ़ के समय भी लोगों को आर्थिक मदद देने के लिए ये योजना चलाई गई है, जिनके माध्यम से उनको ऋण प्रोवाइड कराया जाता है। नेकर सम्मान योजना क्या है? तो राज्य के बुनकरों, नेकर जो सम्मान योजना है, तो राज्य के बुनकरों कपास, रेशमी, ऊनी को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जैसे हमने इससे पहले बताया कि आपको वहाँ पे कई वस्तुओं को जो हस्तशिल्प हैं उनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो उन्हीं जीआई टैग को और चीज़ों को शामिल करने के लिए वहाँ के जो बुनकर हैं उनको राज्य सरकार के द्वारा ऋण मुहैया कराया जाता है। तो आज की क्लास का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हमारा यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।